देखिए क्लास 10 का ये वास्तविक संख्या का ही टॉपिक जा रहा है। देखिए प्रत्येक भाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है कि प्रत्येक जो है भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम पर अद्वितीय होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ली 120, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना होता है तो हम ऐसे 120 लेते हैं, 2 से करेंगे तो 60 आएगा, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5। तो अब 120 संख्या को हम व्यक्त कर सकते हैं 2, 2, 2, 3 और ये हो गए। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और ये 5। तो इसको कहते हैं अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, अगर इसके हम स्थान बदल भी देते हैं, जैसे हम अगर ये कर दें 3, 2 की पावर 3, 5, तो भी इसके मान में परिवर्तन नहीं होता। तो ये लिखा है यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के में आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा, यानी क्रम बदल भी दें तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसका यूज क्या करते हैं ये देखिए। संख्या लिखा है 6 और 20 अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो संख्या आपको क्या मिली है? संख्या आपको मिली है 6 और 20। तो सबसे पहले हम इसको 6 को खंड करेंगे तो ये आएगा, और अगर हम 20 को खंड करते हैं तो ये आएगा। ठीक है, अब ये खंडित नहीं होगा, यानी हम 6 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और हम उसी तरह 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, अब 20 को हम और तरीके से लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे 5। ये दो संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अगर हम इन संख्याओं का एलसीएम लें, ठीक है, इन संख्याओं का एलसीएम लें, जैसे हम क्या करें कि एचसीएफ लें 6 और 20 का, तो याद रखिएगा इसमें एचसीएफ उसका होता है कि सबसे छोटी घात है ना, सबसे छोटी घात का अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, गुणनखंड लेते हैं, है ना। तो सबसे छोटी देखिए इन दोनों में देखिए कि ये कॉमन है, कॉमन निकाला जाता है, कॉमन सबसे छोटी घात, तो ये कॉमन है आपका, और ये कॉमन में सबसे छोटा कौन है 2। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 6-20 का, वो हो जाएगा 2। अगर हम एलसीएम निकालना चाहते हैं तो एलसीएम में क्या होता है 6-20 का, अगर हम एलसीएम ले रहे हैं इसी से, तो इसमें होता है कि अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात का गुणन लेते हैं, बड़ी घात का गुणन, है ना, अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात का गुणन लेते हैं। अब इसमें देखिए बड़ी घात का गुणन का मतलब ये हुआ, जैसे ये 2 के लिए 2 बड़ी घात हो गई, फिर 3 हो गया और फिर 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। 4 3 12 25 60, यानी इस संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। इस पर एक और चीज़ विचार कर लीजिए। आप देखेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम गुणा कर दें, एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर दें, यानी 2 और 60, 60 गुणे 2 कर दें तो ये आता है 120। और दो जो संख्याएं दी गई हैं आपको, 6 और 20 संख्या दी गई है, तो दोनों संख्याओं का गुणन करें, गुणनफल हो जाएगा 6 गुणे 20 यानी 120। तो आप देखेंगे
कि दो संख्याओं का गुणन जो होगा वो उसके HCF और LCM के बराबर होगा। इसका यूज होगा बहुत मात्रा में, इसलिए आप इसे पढ़ें। दूसरा एक हम देते हैं कि इसी में एक दे रहे हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो संख्या हम ले रहे हैं 96 और 404, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड ज्ञात करने पर तो हम क्या करेंगे, जैसे 96 है, 2 से अगर आप भाग देते हैं, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 24, फिर 12, फिर 6, फिर 3, यानी हम 96 को लिख सकते हैं। देखिए 2 की घात जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 गुणे 3, है ना। अब इसी तरह हम 404 का कर लें, 404 तो ये हो जाएगा 2 2 0 2, फिर 2 1 0 1। अब ये अभाज्य हो गया। अब इसको हम नहीं करेंगे दोबारा, अगर हो रहा हो तो बताएं, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 404 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 के पावर 2 गुणे 101। ये क्लियर हो गया। अब करते क्या हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। करते हैं हम कि अगर हम इसका HCF निकालना चाहें, HCF 96 और 404 का, ठीक है, तो कॉमन जो आता है, यानी दोनों में जो होता है अभाज्य गुणनखंड, उसका छोटी घात लेते हैं। तो इन दोनों में छोटी घात किसका, यही दो कॉमन में है, उसकी छोटी घात है 2 की घात 2 के पावर 2, यानी कि 4। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी HCF हो जाएगा 96 और 404 का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब LCM अगर हम निकाल रहे हों, LCM अगर हम ले रहे हों किसका, 96 और 404 का, तो इसमें लेते हैं बड़ी घात, है ना। इसमें क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात का गुणन लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात का गुणन करते हैं, है ना, ये करते हैं। अब इसमें आपको क्या मिलेगा बड़ी घात में गुणन में, देखिए तो इन दोनों में कॉमन है, इसमें बड़ी घात 2 के 5 है, तो आप यहाँ 2 के 5 करेंगे, फिर ये है अभाज्य गुणनखंड 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 101। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुणे 3, ठीक है, 32 गुणे 3 हुआ। उसके बाद इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 96 96, ठीक है। आप चाहें तो इसको और नए ढंग से भी कर सकते हैं। अब देखिए एक और देते हैं इसी का, संख्या 4n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो। याद रखिएगा, जब 0 पर समाप्त होता है अंक, 0 पर समाप्त होने के लिए, ठीक है, संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए, 5 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको करना चाहें, ठीक है ना, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो n के मान के लिए 4n समाप्त 4n जो n का जो मान होगा अगर 5 पे विभाजित होगा
तो उसे हम कहेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि 4n का एक गुणनखंड एक गुणनखंड 5 होना चाहिए, 5 होगा तब ये कंडीशन को फॉलो करेगा। तो देखिए 4n को अगर हम लिखना चाहें तो क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 2 पावर n, यानी 2 पे पावर 2n। ठीक है, इसमें देखिए हम देखते हैं, इसमें यहाँ हम देखते हैं कि 4n के अभाज्य गुणनखंड में केवल संख्या 2 है, इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है। अतः गणित के आधारभूत प्रमेय से 4n में n के शून्य मान, ठीक है ना, शून्य नहीं हो सकते, n के संख्या के मान शून्य नहीं हो सकते। अगर ये गुणन में 5 आया होता, ठीक है, तो n के मान के लिए संख्या जो आती वो शून्य आ सकती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, धन्यवाद। अगला वीडियो आपका 2.2 का चलेगा टोटली।